नमस्कार, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला द पैशन ऑफ आर्ट्स के आज के डाउट सेशन के अंदर, जिसका टॉपिक है महासभा। जी हां, महासभा की औपचारिक स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को माना जाता है। महासभा के अगर लक्ष्यों की बात करूं जिनको उसे प्राप्त करना होता है तो वह है सुरक्षा, शांति और सौहार्द। सुरक्षा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। राइट, इससे संबंधित अगर किसी भी तरह की नीतियों को लागू करना है तो महासभा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा है शांति, पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के युद्ध होने की संभावना को टाला जाए और शांति को कायम किया जाए। इसके अलावा है सौहार्द का मैं एग्जैक्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग ये मान सकता हूँ कि सहृदय, हर देश का सम्मान किया जाए और सब मिलकर उदार हृदय रखकर महासभा के द्वारा जो भी नियमों को लागू किया जा रहा है उसको माना जाए। इसके लिए काफी सारे कदम भी उठाए जाते हैं, काफी सारे अभियान भी चलाए जाते हैं महासभा की तरफ से। इसके अलावा है समान प्रतिनिधित्व, यानी कि यूएनओ के अंदर महासभा के अंदर शामिल सभी के सभी जो देश होते हैं उनके पास में वोट डालने का अधिकार होता है। राइट, यानी कि समान प्रतिनिधि है उनका, समान प्रतिनिधित्व है उनका। इसके अलावा 193 सदस्य होते हैं महासभा के अंदर। 193 सदस्य होते हैं जो कि यूएनओ के सदस्य भी होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो यूएनओ के अंदर सदस्य है वही महासभा के सदस्य भी होते हैं। इसके अलावा महासभा का इंपॉर्टेंट काम है विचार विमर्श करना, नीतियों का निर्माण करना किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी भी अगर कोई समस्या फेस की जा रही है, चाहे जैसे कि अभी के टाइम में कोरोना को फेस किया जा रहा है, तो महासभा के अंदर इस चीज के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर किसी देश को किसी सहायता की आवश्यकता होती है और यूएनओ इस चीज के अंदर सक्षम है तो फिर उसको फाइनेंशियली रूप से सहायता भी दी जाएगी। और अगर किसी और तरह की सहायता की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाता है और उसी से संबंधित फिर नीतियों का निर्माण भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम मैंने आपको बताए हैं वो महासभा के काम है। इसके अलावा पहली बैठक की अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी 1946, महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 के अंदर लंदन में मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में बुलवाई गई। इसके मुख्य कार्यों के अंदर यूएनओ के बजट की देखरेख करना। जी हाँ, यूएनओ के द्वारा अगर किसी भी तरह का बजट सामने आता है और उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है फाइनेंशियली, मुद्रा को लेकर, या फिर किसी भी और तरह के बजट की मैं बात करूं तो बजट के, खासकर बजट के मामलों में बजट की देखरेख महासभा के द्वारा की जाती है। अगर उसके अंदर किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो फिर उसके लिए महासभा उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों या फिर अस्थायी देशों की नियुक्ति करना। महासभा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि सुरक्षा परिषद के अंदर जितने भी अस्थायी देश हैं, कुछ 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं या स्थायी देश होते हैं, टोटल 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 देश हैं जो कि एक तरीके से 10 इसके अंदर अस्थायी होते हैं और 5 इसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं या स्थायी देश होते हैं। और वो 5 जो स्थायी देश हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके बाद आप 10 अस्थायी देशों को भी देख सकते हैं। जी, तो स्क्रीन को रोककर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति। जी हाँ, महासचिवालय होता है, जिस तरीके सचिवालय होता है जहाँ पर यही ऑफिशियल वर्क्स को किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि उसकी जो महासचिव की नियुक्ति की जाती है उसके ऊपर भी महासभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसको महासचिव बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए, क्योंकि महासचिव का पद बहुत ऊंचा पद माना जाता है। राइट, इनके निर्णय की काफी ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए इस चीज के ऊपर भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा ही की जाती है, या फिर इनके विचार विमर्श करने की बात की जाती है। इसके अलावा यूएनओ को अन्य एजेंसियों, जैसे कि आप मान सकते हैं कोई भी एजेंसी है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मान लीजिए WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी एजेंसियों के द्वारा जो भी आंकड़े इन्हीं के क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में
लेबर्स के क्षेत्र में यानी मजदूर संघ के क्षेत्र में, और इसके अलावा व्यापार क्षेत्र के अंदर जो भी आंकड़े उनके सामने आते हैं, जिस भी चीज को लेकर कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कौन से देश के साथ में कितना ज्यादा व्यापार किया गया है, राइट, ये सारी चीजें जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, संस्कृति को प्रभावित करती है, या फिर किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि WHO, ILO और WTO ऐसी बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो काम करती है इसके लिए। तो इसकी रिपोर्ट प्राप्त जो करेगा वो भी महासचिव ही है, सॉरी माफी चाहता हूं, महासभा ही है। हाँ, हालांकि महासचिव भी उस पर नजर रखता होगा, राइट, रखता है। तो समझ में आया होगा आपको। रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। यूएनओ को अन्य एजेंसियों जैसे कि WHO, ILO, WTO से रिपोर्ट प्राप्त करना इसका मुख्य कार्यों में गिना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का सहयोग भी करना इसके मुख्य कार्यों में गिना जाता है, और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में मजबूती बनाए रखना। अगर मैं इसको घुमाकर ना बोलूं और सीधे शब्दों में आपको मैं बताऊं ये क्या कहना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रुझान है वैश्वीकरण की तरफ दिखा रहा है। जैसे कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आपस में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जोड़ना। क्यों जोड़ना? ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले, किसी और देश की जो संस्कृति है उससे हम भी रूबरू हो, कोई हमारे देश के कल्चर से भी रूबरू हो, यानी कि उससे मेल खाए, सॉरी यानी कि उसके अंदर जो है आपस में इंटरेक्शन करें। इंटरेक्शन कैसे करें कि हाँ, ताकि संस्कृति का और ज्यादा विस्तार हो सके, सभी जान सके कि हाँ यहाँ पर भारतीय संस्कृति का इस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, इस तरह का इनका लिबास है, इस तरह की यहाँ की भाषा है, इस तरह का यहाँ के लोगों का व्यवहार है, सब कुछ यहाँ पे किस तरह के व्यापार ज्यादा फेमस है, एवरीथिंग। इन सभी तरह के विचारों का आदान प्रदान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ही एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था को जोड़ता है किसके लिए? एक बेहतर जीवन के लिए। हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहता है ताकि वह अपने देश को और ज्यादा उन्नति पर लेके जा सके, और ज्यादा रास्ते उसके लिए, अपॉर्चुनिटी जो है और ज्यादा रास्ते खुल जाएं उसके लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका अंग रहा है यूएनओ के अंदर। तो इसी इंपॉर्टेंट पार्ट होने की वजह से महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति भी की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है। शांति, सुरक्षा और नए देशों का प्रवेश। शांति सुरक्षा मैंने आपको बता ही दिया है। नए सदस्यों का प्रवेश, किस देश को यूएनओ के अंदर सदस्यता देनी है और किस देश को सदस्यता नहीं देनी है, इसके ऊपर महासभा सुरक्षा परिषद से विचार विमर्श कर ये तय करती है कि कौन इसका सदस्य होगा और कौन नहीं होगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि बजटीय मामलों की देखरेख भी करता है महासभा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि बजटीय मामलों के लिए महासभा 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी भी तरह का बजट से संबंधित कोई मामला आता है तो उसके अंदर महासभा के 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे फिर बाकियों के अंदर समान प्रणाली चलती है, 50% से थोड़ा सा ऊपर, एक ऊपर भी चलेगा, आधे से एक ज्यादा। यहां पर उन्होंने बोला है सीधा सीधा 2/3 बजटीय मामलों में 2/3 बहुमत से मतलब पास होना आवश्यक है। इसके अलावा किसी भी मामले या फिर मसलों पर निर्णय साधारण बहुमत से हो सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। और बाकी मामलों में साधारण तरीके से बहुमत प्राप्त करके इसका निवारण किया जा सकता है, समस्या का या किसी भी मसले का। और एक और खास बात, इनका जैसे यूएनओ की कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी की अगर कोई मीटिंग होती है, जिस तरीके से इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के समय में हम कई बार क्या करते हैं कि ऑफिस के अंदर भी क्या होता है कि बार बार मीटिंग बुला लेते हैं, उसी तरीके से यूएनओ के अंदर क्या होता है कि जहां पर एक मीटिंग होती है नॉर्मली यूएनओ की, तो अगर इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो इस स्थिति के अंदर वो दोबारा सत्र बुला सकते हैं, यानी कि दोबारा मीटिंग की जा सकती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपातकाल की स्थिति में
महासभा विशेष सत्र बुला सकता है? विशेष सत्र। जी, फिलहाल के लिए महासभा के से रिलेटेड टॉपिक्स में इतना ही है, और काफी है इतना अगर आप नॉर्मली रिकैप करना चाह रहे हैं। और अभी तक मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आशा करता हूँ वो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर किसी तरह की मिस्टेक्स आपको लगती है, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी लगती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो उस स्थिति के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अपनी वीडियोस को और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।